विद्यार्थी, गुड आफ्टरनून सभी विद्यार्थियों को। हमने हिंदी में अब तक 4 बातों पर चर्चा कर ली थी। एक भाषा पर चर्चा की थी, एक भाषा के रूप पर चर्चा की थी, उसके बाद हमने भाषा परिवार पर चर्चा की थी और हिंदी भाषा का विकास क्रम जाना था। आज 2 कॉन्सेप्ट और हैं हमारे, उन पर चर्चा करते हैं। एक तो है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। अरे जो बिन बिना मत करा करो तुम यारो। हाँ, पहले तो जब जगह आते तो जोन आएगा, जब पहले भूल के ही बैठो, थोड़ा आगे खसिया करो क्योंकि आवाज ना पहुंच पर टीचर के पीछे, तो कम से कम बिन बिनात मत करो पीछे, आगे आ जा करो थोड़ा सा। दिक्कत क्या है, जगह है तो है आपके पास आगे बहुत। ध्यान दें इधर। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जानना है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सीधा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है अपना। हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है सिंधु। संस्कृत भाषा का शब्द है सिंधु। इस शब्द से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। अब सिंधु शब्द आया कहां से है? थोड़ा सा हम इतिहास में जाएंगे तो सैंधव काल में जाएंगे। और सैंधव काल की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी वो क्या थी? सिंधु नदी। सैंधव काल की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के जो आसपास का प्रदेश था, उस प्रदेश को ही सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे हम उसको? सिंधु प्रदेश। अब तक क्या जाना हमने? हमने जाना हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के शब्द किससे हुई है? सिंधु से। सिंधु कहां से आया शब्द? तो सैंधव काल की सबसे क्या है? महत्वपूर्ण नदी। और इस नदी के आसपास का जो प्रदेश था, उस प्रदेश को किस नाम से जाना था? सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब इसमें ट्विस्ट क्या आएगा उसको देखते हैं। ट्विस्ट ये आएगा इसमें कि ईरान और फारस एक ही प्रांत है, ईरान कहें या फारस कहें, वहां से भारत में कुछ विदेशी व्यापारी और आक्रमणकारी कहां पर आए? भारत में। तो उन्होंने इस प्रदेश में क्या किया? स्थान बनाया अपना। इसमें सिंधु प्रदेश में। तो उन लोगों ने सिंधु प्रदेश को हिंदू प्रदेश उच्चारित किया। क्या किया? हिंदू प्रदेश उच्चारित किया। किन लोगों ने? ईरान या भारत से आने वाले जो विदेशी व्यापारी आक्रमणकारी थे, जब वह लोग भारत में आए और उन्होंने कहां पर प्रवेश किया? सिंधु प्रदेश में प्रवेश किया। तो उन लोगों ने यहाँ पर जो क्षेत्र था, इसको सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था, उस प्रदेश को हिंदू प्रदेश के नाम से उच्चारित किया। अब ऐसा क्यों किया? उन्होंने कोई ना कोई लॉजिक होगा इसके पीछे। लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि सिंधु भाषा में जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा में स जो है उसको तो हा उच्चारित किया जाता है और द जो है उसको ध उच्चारित किया जाता है। जो उसको किसको रूप में? द के रूप में उच्चारित किया जाता है। इसलिए उन्होंने ध को क्या कहा हमने? ह। ध को क्या? सॉरी, ध को क्या कहा है हमने? द। तो इसलिए उन्होंने किस प्रदेश को? सिंधु प्रदेश को उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदू प्रदेश नाम दिया। अब यहां से चरण कैसे आगे बढ़ा? तो सिंधु से क्या बना है? हिंदू नाम बना। हिंदू से आगे चल करके बना हिंद। क्या बना? हिंद। हिंद में इक प्रत्यय लगा तो इसका नाम बना हिंदी। और इसके आधार पर
वर्तमान जो साहित्यकार थे हिंदी के, उन्होंने इस भाषा को क्या नाम दिया? एक प्रत्यय कब बाद में हट गया और इसको नाम क्या दिया? हिंदी नाम दिया। तो इस प्रकार से हिंदी शब्द की क्या हुई है? व्युत्पत्ति। अब रोचक प्रश्न ये है यहाँ पर, जो सामान्यतः यूपी टेट में पूछा गया है, वो क्या था कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? कौन सा? हाँ, ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न यूपी टेट में आया हुआ है कि जो हिंदी शब्द है वो सामान्यतः किस भाषा का शब्द माना जाता है? फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। क्यों? क्योंकि सिंधु को हिंदू कहने वाले कौन थे? फारसी लोग। व्युत्पत्ति तो हमारी संस्कृत भाषा शब्द सिंधु से ही हुई है, लेकिन प्रश्न जो पूछा गया है वो प्रश्न ये पूछा गया है कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो आपका उत्तर उस समय सिंधु नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा, फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। तो ऐसे इसकी क्या हुई है? व्युत्पत्ति। समझ में आ गया? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है कि संस्कृत भाषा शब्द था सिंधु, इससे इसकी व्युत्पत्ति हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ? सिंधु जो नदी है सैंधव काल की महत्वपूर्ण नदी है, इस प्रदेश को हमने सिंधु प्रदेश क्या दिया? नाम दिया। फिर हमने क्या कहा? सिंधु प्रदेश को आगे चलकर हिंदू प्रदेश कहा गया। क्यों कहा गया? कि ईरान या भारत से भारत आने वाले विदेशी व्यापारी या आक्रमणकारी, उन्होंने इस प्रदेश को हिंदू प्रदेश नाम दिया था। क्यों दिया उन्होंने? इसका लॉजिक हमने जाना। लॉजिक ये था कि फारसी भाषा में स को ह और ध को द उच्चारित किया जाता है, इसलिए उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंदू प्रदेश उच्चारित किया था। फिर हमने कहा सिंधु से क्या शब्द बना? हिंदू बना। हिंदू से क्या बना? हिंद बना। हिंद में ईक प्रत्यय लगा तो हिंदी बना। और वर्तमान में क को हटा करके हिंदी से ही क्या शब्द बना है? हिंदी शब्द बना है, और जिसे आज हम भाषा के रूप में जानते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें वो ये है कि संविधान में हिंदी भाषा का क्या प्रावधान हमें देखने के लिए मिलता है। देखो, संविधान की अगर हम जब बात करते हैं तो संविधान की एक अनुसूची है, 8वीं अनुसूची। बारह अनुसूचियां हैं, जिनमें से एक अनुसूची कौन सी है? 8वीं। इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी? 22 भाषाएं। लेकिन अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान का मतलब जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय की अगर आप बात करें तो मूल संविधान में मात्र कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। बाईस भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल है? हमारी हिंदी भाषा भी क्या है? शामिल है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 8वीं अनुसूची में। तो एक तो संवैधानिक दृष्टि से ये मिला हमें कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, जिसमें हिंदी को भी शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर अगर ये कभी आपके लिए ध्यान रहे कि मूल संविधान में क्या थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। और क्या प्रावधान मिलता है? और प्रावधान ये मिलता है, देखो, संविधान की अगर हम बात करें तो एक अनुच्छेद है 343(1). संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत ध्यान रखें, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और अनुच्छेद है 343 से 351। ये सभी जो अनुच्छेद है वो राजभाषा से संबंधित है। तो हम एक पर्टिकुलर अनुच्छेद की बात करते हैं, 343(1). अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत भारतीय संविधान की जो भाषाएं हैं उनमें हिंदी को राजभाषा का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। और हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
क्या पता चला हमें कब दिया गया था ये? 14 सितंबर 1949 को। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत, भारतीय संविधान जो है उसके अनुच्छेद के 343 एक के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी? हिंदी एवं लिपि कौन सी? देवनागरी घोषित की गई थी। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि उस समय 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया? शामिल किया गया था या घोषित किया गया था। अब प्रश्न ये आता है हमारे सामने कि राजभाषा कहते किसे हैं? तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। इसका मीन्स ये है कि सरकारी कार्यों या कामकाजों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उस भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा दर्जा किसे दिया गया है? हिंदी भाषा को। और हिंदी भाषा में राजभाषा कहते हैं इसको। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि राजकाज की भाषा। और राजकाज की भाषा मतलब है सरकारी कार्यों या कामों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। टू द पॉइंट है सभी के सभी प्रश्न और ये किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अनुसूची कौन सी है? 8वीं। कितनी भाषाएं कुल इसमें? 22। मूल संविधान कितनी थी? हिंदी शामिल है क्या इसमें? शामिल है। 343 अनुच्छेद 1 में क्या दे रखा है? 14 सितंबर 1949 को क्या कार्य किया गया था? हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी यह भारतीय संघ के रूप में घोषित की गई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया राजभाषा किसे कहते हैं? राजकाज की भाषा, अर्थात सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। हमें ये जानना है। याद है किसी को 22 भाषा कौन कौन सी हैं? कौन बता सकता है? हैं? देखो, रटनी नहीं है, हमें पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे? ऊपर से चलेंगे हम। ऊपर से ये मन समझना मंगल ग्रह से आना है धरती पर हमें। ऊपर से मतलब है आप सभी 12th के एग्जाम दे करके आए हैं तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल में दोनों में अवसर मिला था नक्शा भरने का आपको। तो हाँ, तो मैप आपने अच्छी तरह से देखा हुआ है भारत का। तो बस भारत का मैप दिमाग में रखना है और मैं कैसे चल रहा हूँ उसके हिसाब से ऊपर से, यानी कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वहां से हमें कहानी स्टार्ट करनी है। देखो कैसे करेंगे। देखो, भारत का जो उत्तरतम बिंदु वहां से चलेंगे। लद्दाख है सबसे पहले, है तो ऊपर में, लेकिन लद्दाख को गोली मारो। हाँ, नीचे आएंगे कश्मीर पर। कौन सी भाषा है? कश्मीरी। पंजाब की भाषा है पंजाबी। नीचे आएंगे राजस्थान की भाषा, जो राजस्थानी ना है वो अभी दौड़ में चल रही है कि हमारे यहाँ की जो सरकार है, लोग हैं, वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि राजस्थानी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए, उसको भी किसमें शामिल किया? 8वीं अनुसूची शामिल किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल वो इसमें शामिल नहीं हुई है। तो उसके बाद आए गुजरात पर। तो गुजरात की कौन सी है? गुजराती। महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की कौन सी है? मराठी। क्षेत्र में उसकी भाषा है, गोवा के नीचे आता है आपका कौन सा? केरल। केरल में है आपकी मलयालम। मलयालम के बाद आएंगे इसके आगे कन्नड़। के बाद है तमिल। तमिल लास्ट में आ गया ना। के बाद है तेलुगु। हाँ, उसके बाद है उड़िया।
उसके बाद है आपकी आगे क्या है, बंगाल, तो बंगाली। आगे कौन सा है, असम, तो असमिया। कौन सी भाषा है, असमिया। क्या रह गई, बहुत टाइम है वो पढ़े गिनती ने। मास्टर है याद ही, मैं तो सीख ला लोगों से। असमिया हो गई। असम के बाद उत्तर भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है उसमें बोली जाती है हिंदी। और 13वीं और 14वीं भाषा में संस्कृत और उर्दू। ये तो हमारी मूल संविधान की 14 भाषाएं हैं। रटना नहीं है, केवल मैप को ध्यान में रखना है। कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असमिया, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। ये तो गई हमारी 14। अब क्या रह गई, 8 भाषाएं बाद में जुड़ी हैं। तो देखो कैसे कैसे जुड़ी हैं। एक है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा है, 21वां। कब हुआ था, 1967 में। कब हुआ था, 1967 में। 15वीं भाषा जुड़ी और उसका नाम है सिंधी। की थी, तो सिंधु नदी के आसपास का जो प्रदेश है, वर्तमान में पाकिस्तान में इसका अधिकांश भाग है, उस क्षेत्र की भाषा कौन सी है, सिंधी। तो यहां पर कौन सी भाषा 15 जुड़ी है, सिंधी भाषा। फिर कौन सा, 71वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1992 में। 17, 18। और कौन कौन, कोंकणी, अभी गोवा बोल रहे थे हम, उसकी भाषा कौन सी है, कोंकणी। मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, शब्द ध्यान रखना है, कॉमन। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 3 भाषा हो गई। तो कहां तक पहुंच गए हम, 18 तक। अब कितनी रह गई हैं, 4। तो एक संविधान संशोधन हुआ 92वां। कब हुआ, 2003 में। 19, 20, 21, 22, 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और ये ध्यान रखना है, अरे बातें नहीं करो रहे हो, BDMS बोर्ड ना, तुम पढ़े बोर्ड मास को नियम। तो B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से संताली। कितनी हो गई भाषा अपनी, तो ये 22 भाषा हमारी क्या है, सम्मिलित। किसमें, संविधान की 8वीं अनुसूची में। अब याद हो जाएंगी, अब रटेंगे तो नहीं। तो ठीक है, फिर कितने संविधान संशोधन नियम किए हमने, 3। 21वां का हुआ 67 में। भाषा कौन जोड़ी, 15वीं, नाम क्या है, सिंधी। 71वां 1992, 16, 17, 18, 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कॉमन ध्यान रखना है हमको। 92वां संबंध कब हुआ, 2003 में। 19, 20, 21, 22, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, BDMS। ये शब्द हमें ध्यान रखना है। तो इससे हमारी टोटल कितनी भाषा हो गई, 22। तो ये हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक छोटा सा परिचय था, किसका, हिंदी का। अब कुछ शब्दावलियां दे रखी हैं। शब्दावलियां का मतलब है वर्ण, शब्द, वाक्य, पद और ध्वनि, जिनके क्वेश्चन आपके इसमें तो नहीं आते लेकिन रीट में पूछ लिए जाते हैं। उनका क्या परिचय, थोड़ी सी उनकी चर्चा कर लेते हैं।
हमने 2 चीजें पढ़ ली, 3 चीजें पढ़ ली वैसे तो हमने, सुने ध्यान से, क्या क्या पढ़ लिया हमने 3 चीजों में। एक तो सिंधु भाषा की, सिंधु शब्द सॉरी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ ली हमने। दूसरा हमने संविधान में उसका स्थान देख लिया, संविधान उसका क्या प्रावधान दे रखा है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया, संविधान की जो 8वीं अनुसूची में उसमें 22 भाषाएं कौन कौन सी शामिल हैं। अब कुछ शब्दावलियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। ध्यान से, कौन कौन शब्दों की चर्चा करेंगे। कह रहे हो गत्ते गचू बात बात लेके आवते हैं, स्टॉक में लेके आते होंगे हैं। वो तो मोड़ी तो ऊपर पड़ रहे हैं, मोड़ी बतरा में तो चले हो, कह रहे हो हैं। बिन पे तो बात रहे भंडार होते हुए तुम तो है हैं। एक शब्द है ध्वनि, बातें नहीं करे। एक शब्द है वर्ण, एक शब्द है शब्द, एक शब्द है वाक्य, एक शब्द है पद और एक शब्द है वाक्यांश। ये शब्द हैं जिनकी हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी है। क्यों रखनी है, 4 प्रश्न बताऊंगा आपको, वो प्रश्न सामान्यतः कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले ध्वनि किसे कहते हैं हम। हाँ, तो मौखिक रूप से जो हमारे उच्चारित जो आवाज है, जो सुनने क्या होती है योग्य, यानी कि मौखिक रूप से उच्चारित श्रवण ग्राह्य उस आवाज को ध्वनि कहते हैं, जो संघर्ष, रगड़ और टकराहट के साथ अंदर से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। हमारे जो आंतरिक भाग है, शरीर का जो आंतरिक पार्ट है हमारा, जैसे हम मन कहें, हृदय कहें, मस्तिष्क कहें, उसके अंदर से जो विचार ध्वनि के माध्यम से हमारे बाहर निकलते हैं और कानों के माध्यम से हमें क्या देते हैं, सुनाई देते हैं। उस आवाज को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब जो आवाज है ना हमारी, हमारे शरीर के अंदर कंठ है, तालु है, मुंगुरता है, दंत है, ओष्ठ है, ये कुछ स्वर तंत्रियां हैं। इनसे टकराने के बाद क्या निकलती है, बाहर निकलती है। इसलिए हमने इसको क्या कहा, ध्वनि कहा। तो ध्वनि का मतलब पता चल गया, यानी कि मौखिक रूप से उच्चारित श्रवण ग्राह्य यानी कानों के सुनने योग्य ऐसी आवाज को ध्वनि कहते हैं, जो संघर्ष, रगड़ और टकराहट के साथ क्या निकलती है, बाहर निकलती है। उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि। अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं आपके सामने, जो भी विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, जो भी संवाद आपसे कर रहा हूं, वो सभी ध्वनि के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूं, प्रतीत कर रहा हूं। नहीं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं आपके लिए ये मान लें आप, तो जो मौखिक रूप से बोलते हैं वो क्या है, हमारी एक ध्वनि है। अब क्या होगा, ध्वनि को जब हम क्या दे देंगे, लिखित रूप, ध्वनि को जब हम क्या दे देंगे, लिखित रूप, तो ध्वनि का वो लिखित रूप क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। यानी कि मौखिक रूप से उच्चारित जो ध्वनि है, उस ध्वनि को हम जब क्या दे देंगे, लिखित रूप दे देंगे, तो वह फिर ध्वनि नहीं रहेगी, वो फिर क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। तो दोनों समझ में आ गए। वर्ण किसे कह रहे हैं हम, मौखिक रूप से उच्चारित ध्वनियां जो हैं, जब उनको हम क्या दे दें, लिखित रूप, तो फिर क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। अब वर्ण का कोई अर्थ होता है क्या, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। क ख ग जो वर्ण है, हमारे स्वर है, उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। तो फिर कैसे काम चलेगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह जब मिलेगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। सुनना ध्यान से, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलेंगे, तो जब वो शब्द बनेगा तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। तो क्या कह रहा हूं मैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो समझ में आ गया शब्द किसे कहते हैं। ध्वनि से हम कहां पहुंचे, वर्ण पर, वर्ण से कहां पहुंचे, शब्द पर, शब्द से पहुंचे कहां पर, वाक्य पर। अब वाक्य किसे कहते हैं, देखो अंतर समझना इसमें। अभी आपके सामने 4 क्वेश्चन
क्या है, उसकी पहचान अर्थों के आधार पर होगी, कैसे उनको अलग अलग करना है। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई निश्चित क्या होता है, भावार्थ होता है। जिसका कोई ना कोई निश्चित क्या होता है, भावार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अंतर समझना इसमें और इसमें। अभी मैंने कहा था दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई क्या निश्चित अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। अब कह रहा हूं मैं दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ भी होता है और भावार्थ भी होता है। क्या होता है, भावार्थ भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो वाक्य समझ में आया, यानी कि हमें क्या चाहिए, भावार्थ। कोई भी शब्द हम जब कह रहे हैं, उसने कहा मैं आगरा जा रहा हूं, तो अपने आप एक भाव प्रकट कर रहा है। और मैं कहूं मैं खाली आगरा शब्द बोल दूं, अब आगरा स्थान का नाम तो है लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं पता चल रहा, यानी भाव प्रकट नहीं कर रहा वो, तो पूर्ण शब्दों के साथ मिलकर के उसका कोई भावार्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कहा कि वाक्य से कह रहे हम दो या दो से अधिक क्या हो, शब्दों का सार्थक समूह हो, निश्चित अर्थ तो होगा क्योंकि शब्दों का अपना क्या निश्चित अर्थ है, लेकिन उसका भावार्थ निकलना चाहिए। अब क्या है, पद किसे कहें भाई? तो जब जो शब्द हैं वो वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे तो फिर शब्द नहीं रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। मैंने कहा आपसे मैं आगरा जा रहा हूं, तो कहने के लिए वो आपस में क्या है, शब्द हैं। मैं अपने आप में एक शब्द है, आगरा अपने आप में एक शब्द है, लेकिन जब उनको किसमें प्रयोग किया जा रहा है, वाक्य में, तो वहां पर उनकी जो वैल्यू है वो शब्द की नहीं है, पद की वैल्यू है। तो जब किनको शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तब उन्हें क्या कहा जाएगा, पद कहा जाएगा। तो वहां पर मैं आगरा जा रहा हूं, तो सभी अपने आप में क्या है, पद है, ना कि क्या है, शब्द है। तो पद समझ में आ गया। ये वाक्यांश किसे कहते हैं, आपके सिलेबस में टॉपिक भी है एक जो आपको पढ़ना है, वाक्यांश का। वाक्य अभी हमने कहा था दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह और जिसका भी निश्चित क्या हो, भावार्थ हो, तो वो क्या होता है, वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर अंतर कुछ नहीं है, अंतर ये है कि वाक्य तो बन जाता है लेकिन उसका कोई पूर्ण निश्चित अर्थ नहीं निकल पाता। वाक्य तो बन जाता है लेकिन उसका कोई पूर्ण निश्चित अर्थ नहीं निकल पाता, तो उस समय वो वाक्य ना होकर क्या बन जाता है, वाक्यांश बन जाता है। जैसे मैं कहूं ईश्वर को मानने वाला, अब वाक्य तो बन गया लेकिन उसका कोई अर्थ सही नहीं निकला उसका, यानी कि उसका एक निश्चित अर्थ नहीं निकला, तो हम क्या कहते हैं उसको, फिर एक शब्द देते हैं, हम क्या कहते हैं, आस्तिक। ईश्वर को ना मानने वाला, तो हमने उसको एक शब्द दे दिया, नास्तिक। तो यहाँ पर क्या चला, वाक्यांश क्या समझ में आया कि पूर्ण वाक्य तो बन जाता है लेकिन उसका भी निश्चित अर्थ नहीं निकल पाता, तो उस समय उसको वाक्य ना कहकर के हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। तो एक और बात ध्यान बताऊं आपको, आस्तिक और नास्तिक हमारी व्यवहारिक भाषा हम जानते हैं, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को नहीं मानने वाला, यही तो हम जानते हैं, यही पढ़ते हैं हम। लेकिन ये ध्यान रखना, हिंदू दर्शन की परंपरा में जो फिलॉसफी है उसकी दुनिया में आस्तिक और नास्तिक कहते किसे हैं, उसको भी जानना नॉलेज के लिए। भारतीय दर्शन की परंपरा में वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास रखने वाले को कहते हैं आस्तिक, वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास रखने वाले को कहते हैं आस्तिक, और वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास न रखने वाले को कहते हैं नास्तिक। हमारी व्यवहारिक भाषा में हम कहते हैं ईश्वर को मानने वाले को हम कहते हैं आस्तिक और ईश्वर को ना मानने वाले को हम कहते हैं नास्तिक। लेकिन भारतीय दर्शन की जो चिंतन परंपरा है, कुल 9 दर्शन है हमारे भारत में जिनकी चिंतन परंपरा जारी है, तो उसमें आस्तिक और नास्तिक का वास्तविक अर्थ क्या रखा है कि जो लोग किस में विश्वास करते हैं, वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आस्तिक, और जो लोग वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, सब में अंतर हो गया क्लियर। ध्वनि हमने किसे कहा था, वर्ण किसे कहा था, शब्द, वाक्य, पद और वाक्यांश। रिपीट करने की जरूरत है, चल लिखूंगा आपके सामने डायरेक्ट, सुनना ध्यान से। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके आंसर आप देना, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न लिख रहा मैंने, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जाऊ ने कवाल लो, जल्दबाजी मत करो थोड़ी सी।
दूसरा लिखा मैंने भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। और पांचवा प्रश्न है हमारा, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं देखो। पहला ऑप्शन ए ध्वनि, वर्ण, सी शब्द और डी वाक्य। यही चार ऑप्शन है, चार ही ऑप्शन है, इनसे ही सारे अपने प्रश्न क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, पक्का, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, पक्का, कन्फर्म है, लॉक कर दें इसे, ठीक है। तो नहीं हो गया। अब कहा मैंने भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, चलो जीव मान लेते हैं, लॉक करते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, ठीक कहते तो हैं। और भावार्थ के आधार पर वाक्य, सही है सभी। तो सस्पेंस में तासले छोड़ दो मैंने, अब सस्पेंस कैसे दूर होगा भाई बताएंगे बाल। देखो अब, हाँ सोनू खड़ा है या तू खड़ा है या समझ पहले सोनू। मैं जिस शब्द उठा देता हूँ यहाँ से ध्वनि, ठीक है, और शब्द जोड़ दिया मैंने पद। एक ऑप्शन हमने ये रखा, वही वाला जो पहले वाला था, ध्वनि वाला। दो ऑप्शन है, ठीक है। एक बार ऑप्शन ये है चारों पद वर्ण शब्द और वाक्य। एक बार ऑप्शन है ध्वनि, वर्ण नहीं आएगा यहां पर। हाँ अब से जो प्रश्न है ये, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन अगर ऊपर वाले हैं तो उत्तर क्या होगा, क्या है, वर्ण है। ऑप्शन अगर नीचे वाले हैं तो क्या होगा, फिर क्या होगा। तो ये किस लिए कह रहा हूं आपसे, आपने कभी टैगलाइन लिखी देखी, सावधानी हठी दुर्घटना घटी, देखिए ट्रैफिक पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी है जे, हिंदी में प्रश्न भले ही आसान होता है, लेकिन कहते हैं वायरस बहुत खतरनाक होता है, बड़ी बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होती, वायरस खतरनाक होता है। तो सामान्यतः हिंदी में अगर हमने प्रश्न को पढ़ा नहीं ढंग से और ऑप्शन उसके देखे नहीं ढंग से, कभी भी आपको दोनों ऑप्शन ये साथ नहीं मिलेंगे, पहली बात तो। और वर्ण, तो अगर ऊपर वाले सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, वर्ण, और नीचे वाले अगर ऑप्शन है तो हमारे पास क्या होगा, ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी क्या होती है, ध्वनि। प्रश्न की भाषा शैली को अच्छी प्रकार से देख लेना है। अब यहाँ तो मैंने आपको ये कर दिया है, एग्जामिनर हमारा गुरु होता है। गुरु कैसे होता है कि जहाँ कछु नहीं करता वो बस एक काम करता कि ये ऑप्शन मैंने चौथे हटाए कर नन लिख देता, इनमें से कोई नहीं।
और हमने कभी कभी आप देखा ना ताब जहां में बन दिखी नारों में कटाक सीने टिक कर दो जी, इनमें से कोई नहीं। तो हमने उत्तर वर्ण भी सही है और ध्वनि भी सही है, दोनों उत्तर सही है उसके। तो प्रश्न को हमें देख लेना है अच्छी प्रकार से कि ऑप्शन उसमें कौन कौन से दे रखे हैं, कि अगर दोनों कभी नहीं आएंगे निश्चिंत रहे इस बात के लिए, मुझे भी बहुत साल हो गए एग्जाम देते देते। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर ऊपर वाले ऑप्शन है तो कौन सा है, वर्ण है, और नीचे वाले अगर ऑप्शन है तो क्या है, ध्वनि है। तो ये 5 इसके क्या है, क्वेश्चन है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके, इसके बस। तो ये थी हिंदी की हमारी सामान्य जानकारी और परिचय, तो नोट करें इसको अब। ठीक है। तो हेडिंग डाला हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हेडिंग डाला है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, लिखे उसमें। साथ ही साथ, अरे बात नहीं, साथ ही साथ लिखते जाना इसलिए टाइम बच जाए अपना, ठीक है। ना, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द हिंदू से मानी जाती है। हिंदू सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। अतः इसके आसपास का प्रदेश हिंदू प्रदेश कहलाता था। ईरान या फारस से भारत आने वाले विदेशी
व्यापारी एवं आक्रमणकारी। ये बताएगा सबसे पहला सफल आक्रमण कब हुआ था? कौन सा? 1712। ये क्या उठाया था वहां थे? 712 कह रहा, कोई दिक्कत ना है। ईरान फारस से भारत आने वाले विदेशी व्यापारी आक्रमणकारी जब हिंदू प्रदेश में आए तो उन्होंने इस प्रदेश को हिंदू प्रदेश कहा, क्योंकि फारसी भाषा में तो कौन सा है ये? रखो सा। वैसे कौन सा है? दंत है, तालब है, मूर्धन्य है, कौन सा है? दंत। हाँ, कौन सा है? दंत। तक को तीन तरह के सा हैं, दो तरह के नाने हैं। तक को एवं को उच्चारित किया जाता था। ऐसा मत करिए, तुम कल ते रंगीन पेन ले आवे या गुरी रंग रंग रचा रचाए लग रहे हैं, तो हम पेन ते रचा रचाए लगे हैं। मेरे पास तो डिजिटल पेन है, तो तुम्हारे पास सारा पेन है वैसा। जल्दी लिखा करो ना। बता दूं? हिंदू से क्या बना है? हिंदू। हिंदू से क्या बना? हिंदू। इससे क्या बना? हिंदी। और हिंदी से क्या बना? हिंदी। हाँ, ऐसे ही लिख लो बस। अतः हिंदी शब्द स्पर्शतः जय अंडरलाइन कर लियो, फारसी भाषा।
का शब्द माना जाता है। ये आया हुआ यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, हालांकि लेके आया था मैं कुछ। क्वेश्चन कल करा दूंगा, थोड़े से क्वेश्चन लेके आया था, 10-12 क्वेश्चन लेके आया था, कल करा दूंगा। थोड़ा सा मैटर और रह गया लिखाने के लिए, उसको कल करा दूंगा। सर आ गए हैं, सर की क्लास है, ठीक। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई सबके? कोई दिक्कत किसी को? तो थोड़ी सी चर्चा कल और करेंगे, ठीक है। कल हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वर्ण विचार, ध्यान रखना, उसको भी कल ही स्टार्ट करेंगे।